माननीय उपसभापति महोदय, आज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन विधेयक 2023 पर हमारे माननीय जन सदस्यों ने चर्चा की है, सार्थक चर्चा की है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। महत्वपूर्ण चर्चा में भाग भी लिया है, अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं और बिल का समर्थन भी किया है। माननीय सदस्यों में माननीय निरंजन बिशी जी, माननीय एस निरंजन रेड्डी जी, माननीय अनिल सुखदेवराव बोंडे जी, माननीय एम थम्बी दुरई जी, माननीय विजयपाल सिंह तोमर जी, माननीय बी विजय साई रेड्डी जी, माननीय जी के वासन जी, माननीय कमलेश सोनी जी, माननीय धनंजय माणिक जी, माननीय नरहरि अमीन जी और माननीय मिथिलेश कुमार जी, और साथ ही साथ आदरणीय माननीय मंत्री जी ने भी हम सबको एक दृष्टांत, माननीय मंत्री जी ने, रूपाला जी ने सहकारिता का बहुत ही सफल दृष्टांत देकर के बच्चों के संबंध में बताया, उनको भी धन्यवाद देता हूं। और मैं इसी के साथ इस बिल के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि हम सब जानते हैं कि सहकारिता का इतिहास हमारे देश में लगभग 15 वर्ष पुराना है और इन 115 वर्षों में सहकारिता ने नए नए आयाम भी प्रस्तुत किए हैं और हम ये भी जानते हैं कि सहकारिता प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति का प्राण रहा है और भारत ने सहकारिता का विचार विश्व को दिया है। और अपने भारत के स्वतंत्रता के 75वें सालगिरह जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसमें हाल ही में सहकारिता ने भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो 100वां मनाने का काम किया है और साथ ही साथ दुनिया की महामारी और उसके बाद आर्थिक मंदी से जिस तरह से दुनिया उभर रही है, लेकिन सहकारिता मंत्रालय ने इन 2 वर्षों में नए नए इनिशिएटिव्स लिए हैं और ख़ास तौर से माननीय सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में जैसे जो काम किए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज ऐसे वक्त में 140 करोड़ के देश ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये तय किया कि सहकारिता की ऊर्जा के साथ साथ नए भारत की रचना हम सहकारिता के माध्यम से करेंगे और हमारे सहकार के महर्षियों का योगदान आज हम नहीं भूल सकते और सहकारिता के योगदान में जिन्होंने इस इमारत को खड़ा किया है उन महर्षियों को मैं याद करना चाहता हूँ, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे बैकुंठ भाई मेहता जी, तिरुभाई दास पटेल जी, विठलराव विखे पाटिल जी, यशवंतराव चौहान जी, लक्ष्मणराव ईमानदार जी, वकील साहब और माधवराव बुले, धनंजय राव गाडगी और वर्गीस कुरियन जैसे महर्षियों को आज मैं इस सदन में नमन करता हूं और उनके योगदान को भी मैं नमन करता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, हम सहकारिता का शब्द सह और कार्य अर्थात मिलजुल करके हम जो काम करते हैं उसी को सहकारिता कहते हैं और यह सहकारिता जनता के द्वारा और जन कल्याण के लिए और जन भागीदारी से बनाया हुआ शब्द ये सहकारिता का होता है और सहकारिता जनतंत्र में बहुत समानता है। दोनों जनता की नींव पर खड़े हैं और दोनों जन सहभागिता से बने। सहकारिता लोकतांत्रिक मूल्यों से चलती है और इसमें खास तौर से मैं कहूँगा कि सहकारिता एक ऐसा मॉडल का एक ऐसा विकल्प है जिसमें प्रोडक्शन बाई मॉसेस, प्रोडक्शन बाई पीपल्स की बात करती है। सहकारिता के मॉडल मानव केंद्रित है। माननीय उपसभापति जी, आज दुनिया में सहकारिता के क्षेत्र में लगभग 30 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी है और 30 लाख में से 1/4 से भी ज़्यादा, चौथाई से भी ज़्यादा, लगभग 8,55,000 सोसाइटी हमारी देश में है, जिसके लगभग 30 करोड़ मेंबर्स हैं और 95,000 पैक्स के माध्यम से हम गांव में काम करते हैं और आज 2 लाख प्राथमिक दुग्ध, 25,000 प्राथमिक मत्स्य समितियां, 1518 बहुराज्य समितियां भी इसमें शामिल हैं। तब मैं कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सहकार से समृद्धि का जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री का है उसको लेकर के जिस तरह से हम काम करते हैं और सहकारिता के पंचहित का मंत्र जिसमें किसान हिताय, किसानों के हित के लिए लगभग हिस्सा 70 से 80% किसानों के पास वापस पहुंच जाता है।
दूसरा है हमारा उपभोक्ता हिताय, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग को योग्य दाम पर उत्पादन की प्राप्ति भी हम कराने का काम करते हैं। तीसरा आर्थिक हिताय, चौथा पशु हिताय और फिर पांचवा मानवता हिताय। इन सब कामों को काम करते करते हम कह सकते हैं कि 60 से 65% जनसंख्या जो गांव में बसती है और गांव की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित रहती है। मोदी जी ने सहकार से समृद्धि के तत्व को अपनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करने का निर्णय लिया है और पिछले 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों से ज़्यादा रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करने के लिए, जिसमें राशन, आवास, जल, बिजली, गैस से निजात देने का काम भी हमने किया है। एक तरफ हम 60 करोड़ भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ डिजिटल शक्ति से लैस हमारा युवा विश्व की चुनौतियों को स्वीकारने के लिए तैयार है। कॉर्पोरेशन मंत्रालय का ये प्लेटफॉर्म इन ग्रामीण व्यवस्था के डाइवर्सिफिकेशन में तथा हमारे ग्रामीण नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाने में पूरी तरह से अपनी भूमिका निभा रहा है। आदरणीय सभापति महोदय जी, हमारे इन 2 वर्षों में लगभग 48 पहल हमारे मंत्रालय ने की है। 48 पहल का मतलब ये कि लो 15 दिन में एक पहल हुई है और पहल केवल नहीं हुई है, हमने इम्प्लीमेंटेशन भी हमने करने का काम किया है। हम मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जो पैक्स सहकारिता की आत्मा होती है, उस पैक्स के लिए सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2516 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके पैक्स का कंप्राइजेशन करने का काम किया है। और पैक्स के कंप्राइजेशन में आज पैक्स को हमने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से जोड़ा है, हमने पैक्स को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जोड़ा है, हमने पैक्स को सीधा नाबार्ड से जोड़ा है। हम कॉमन सॉफ्टवेयर लेकर आए हैं जिससे हमारी पारदर्शिता भी बढ़ेगी और पैक्स की दक्षता भी बढ़ेगी। और साथ ही साथ हमने मॉडल वायलोज लागू करने का काम भी पैक्स में किया है। जैसा कि हमारे हमारे साथी ने कहा कि बंगाल और केरल को छोड़कर मॉडल वायलोज को सभी ने एक्सेप्ट किया है और उस पर हम तेजी के साथ काम कर रहे हैं। उस पैक्स को कैसे हम जीवंत बनाएं, कैसे बहुउद्देशीय बनाएं। आज पैक्स में 25 प्रकार की सेवाएं हम दे सकते हैं और 25 प्रकार की सेवाओं से हम उसे बहुउद्देशीय बना करके उस पैक्स को मजबूत कर सकते हैं। उनमें से मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हमने पैक्स में मॉडल वायलोज लागू करने के साथ साथ हमने जो महत्वपूर्ण कदम उठाया है उसमें प्रत्येक गांव में डेयरी सहकारी समिति और मत्स्य सहकारी समिति का भी हमने पैक्स को निर्णय लिया है। और सबसे बड़ी बात, आज पैक्स में जिस तरह से खाद्य भंडारण योजना हम लेकर आए हैं उससे सीधा उसका लाभ अब ये राशन की दुकानें हैं हमारे पैक्स भी ले पाएंगे। और साथ ही साथ अभी एफपीओ का काम अब तक पैक्स नहीं करते थे, लेकिन आदरणीय हमारे सहकारिता मंत्री की पहल पर अब हम 1100 एफपीओ खोलने का निर्णय भी पैक्स के द्वारा लिया है, जिससे पैक्स हमारे और मजबूत होंगे। अब पैक्स एलपीजी के गैस का वितरण भी कर सकेंगे। अब पैक्स पेट्रोल और डीजल के रिटेल रिटेल हमारे पेट्रोल पंप भी लगा सकेंगे, उनके लिए प्रायोरिटी देने का काम किया है। और इतना ही नहीं, जन सेवा केंद्रों का काम अब तक पैक्स पर नहीं होता था, लेकिन हमने सीएससी को भी इसमें जोड़ने का काम किया है। अब जन सेवा केंद्रों के माध्यम से, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हम पैक्स को मजबूत करेंगे। वहाँ ठिकाना बनेगा 300 प्रकार से ऊपर की सेवाएं जो जन सेवा केंद्र के माध्यम से मिलती हैं, हम पैक्स के माध्यम से भी हम देने का काम करेंगे। और अभी इतना ही नहीं, आने वाले समय में हम पैक्स में हम रेल के रिजर्वेशन भी हम पैक्स से कर पाएंगे। हम आने वाले समय में हम हवाई जहाज के टिकट भी हम उसमें रिजर्व कर पाएंगे। और साथ ही साथ जन औषधि केंद्र हम सब जानते हैं कि लगभग पूरे देश में 9,300 से ऊपर हमारे जन औषधि केंद्र हैं। और उन जन औषधि केंद्रों के लिए अब तक पैक्स में व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब पैक्स जन औषधि केंद्रों को भी खोल पाएंगे, जिससे गांव का गरीब आदमी, गांव का किसान
शोषित वंचित उन सस्ती दवाइयों का लाभ उठा सकता है और पैक्स में हम जाकर के उन दवाइयों को ले सकते हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 लाख से ऊपर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया है। अब पैक्स के साथ हम प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र को भी हम जोड़ पाएंगे और इसके लिए भी हमने काम किया है। जिस तरह से हर घर जल से नल की योजना लगभग 13 करोड़ से ऊपर हमने परिवारों में नल से जल पहुंचाने का काम तो किया है, लेकिन अब तक पैक्स हमारे उसमें हिस्सेदारी नहीं लेते थे। जिस तरह से जल वितरण की समितियां गांव में बनती थी, अब पैक्स के लिए भी हमने वो व्यवस्था की है कि पैक्स अब जल वितरण का काम भी कर पाएंगे। साथ ही साथ जैसा कि बताया गया कि देशव्यापी मैपिंग के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बनाने का काम भी किया है और ये लगभग 95% करीब हमने उस काम को पूरा कर लिया है। शीघ्र ही उस डाटाबेस होने से हम पूरे देश की एक तरह से मैपिंग करने का काम ठीक से करेंगे। हम शिक्षण और प्रशिक्षण को कैसे हम तेजी के साथ बढ़ाएं। लगातार जिस तरह से सहकारिता के क्षेत्र में काम हो रहे हैं, तो हमारे लिए शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम राष्ट्रीय सहकारी यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए भी पूरी तरह से हम तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ सहकारी समितियों को हमने जेम पोर्टल पर ऑनबोर्ड करने का काम किया है और अब क्रेता के रूप में अनुमति हमको मिली है। 40 लाख विक्रेताओं को इसका लाभ सीधा सीधा मिलेगा। साथ ही साथ इस प्रकार की बहुत सी प्रकार की चीज़ें हैं जो पैक्स के माध्यम से हम करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि अभी हमारे एक साथी सारा के विषय में बता रहे थे। सारा का विषय इतना बड़ा विषय था, लगभग 10 करोड़ के आसपास इन्वेस्टर थे जिनका पैसा सारा में डूबा हुआ था और ये यूपीए के समय से ये पैसा डूबा था और यहाँ पर देश के वो लोग जो इन्वेस्टर थे भूल चुके थे वो पैसा हमको मिलेगा। उन इन्वेस्टर में छोटे इन्वेस्टर थे, गांव के थे, किसान थे, शोषित थे, वंचित थे, एससी के थे। तब मैं कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर आदरणीय हमारे सहकारिता मंत्री जी ने बहुत कठोर कदम उठाते हुए और आज हम उसमें सफलता पाए हैं। और सफलता ही नहीं पाए हैं, हमने 5000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट से पैसा रिलीज करा दिया है और 45 दिनों में उस पैसे की व्यवस्था वापस देने के लिए हमने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है और उस पोर्टल पर निष्पक्ष तरीके से हम उस पोर्टल पर हम जाकर जन सेवा केंद्र में भी जाकर के, हमारे पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो जन सेवा केंद्र पर जाकर के हम उसे पोर्टल पर भर सकते हैं। भरने के बाद में 30 दिन तक हम उसका परीक्षण करेंगे। अगर वो सही इन्वेस्टर है, उसका खाता लिंक है या आधार लिंक है, तो निश्चित रूप से आने वाले 15 दिन में हम उसके पास पेमेंट भेजने का काम करेंगे। और जब हमारा 5-4 करोड़ रुपया बढ़ जाएगा, उसके बाद हम जो शेष आगे पैसा जो रिलीज कराएंगे उस पैसे को आगे हम बांटने का काम करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ आदरणीय सहकारिता मंत्री को इस बात का मैं इस सभा के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने सबसे पहले अगर हित देखा तो गरीबों का हित देखा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इतने बड़े इन्वेस्टर हैं तो हम 10,000 तक के जितने इन्वेस्टर हैं पहले उनको पैसा हम देने का काम करेंगे, चाहे कितना ही पैसा क्यों ना लगा हो, लेकिन पहले 10,000 तक का जो पैसा लगा हुआ उसको देने का काम करेंगे। तो आज मैं समझता हूं उन गरीबों पर, उन वंचितों पर जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। और मैं कह सकता हूं आज 22 लाख से ज़्यादा लोगों ने पोर्टल पर अपने आए हैं, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और वो उस दिशा में आगे बढ़े हैं। माननीय उपसभापति महोदय, जिस तरह से सहकारिता के क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नया मंत्रालय बनाने के बाद जिस तरह से काम शुरू किया है, मैं कह सकता हूं कि अगर हम सहकारिता की सक्सेस स्टोरी की हम बात करें, जैसे हम अमूल की बात हम कर रहे थे, इफ्को की बात हम करते हैं, हम क्रिप्को की बात हम करते हैं, नेफिड की बात हम करते हैं और छोटा सा प्रोडक्ट हमारा सबसे एक पापड़ है और लिज्जत पापड़ की बात हम करते हैं। जहाँ पर अमूल की हम बात करते हैं, लगभग 36 लाख महिलाएं उस अमूल से जुड़ी हुई हैं और वो 36 लाख परिवार मैं कहूँगा जो अमूल से जुड़े हैं, किसी ने भी 100 रुपया से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं किया है। और 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के बाद में 36 लाख महिलाएं आज लगभग 58,000 करोड़ का उसका टर्नओवर अमूल का है। तो मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से आदरणीय रूपाला जी गुजरात से आते हैं और आदरणीय हमारे सहकारिता मंत्री जी जो सहकारिता के मास्टर भी कहे जाते हैं, उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में बहुत काम किया है। तब मैं कहूँगा उसी तरह से इफ्को ने भी लगभग 41,000 करोड़ से भी ज़्यादा का टर्नओवर हमारा किया है। साथ में छोटा सा इफ्को शुरू हुआ था, लेकिन आज
लगभग 35,000 से ज़्यादा उनकी इफ्को की सोसाइटियाँ हैं। और आज हम इफ्को का केवल खाद ही नहीं बनाते हैं, हम इफ्को के साथ साथ नैनो यूरिया भी बनाने का काम किया है, हमने नैनो डीएपी बनाने का काम किया है। आज नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के माध्यम से जो हम काम करते हैं, देश पर जो हम उर्वरक पर जो सब्सिडी का लोड जो पड़ रहा है, मुझे लगता है कि नैनो यूरिया और ये हमारी नैनो डीएपी जब जाएगी तो हम उस वजन को भी घटाने का काम करेंगे। और जो वो यूरिया काम करती है उससे ज़्यादा कहीं इफेक्टिव हमारी नैनो यूरिया भी काम करती है। आप जगह जगह जाकर हम उसके लिए प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं और आज लगातार उस क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसी प्रकार से मैं कहूँ कि हमने जहाँ मैंने सारी बड़ी संस्थाओं की बात की, तो मैं लिज्जत पापड़ की बात भी करना मैं चाहता हूँ। एक महिला ने कुछ महिलाओं को जोड़ करके एक समिति बनाने का काम किया और एक पापड़ बनाने का काम किया, और आज वो लिज्जत पापड़ के नाम से प्रसिद्ध है। और लिज्जत पापड़ ये देश का ही नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्ट हमारा बन के रह गया है और 2000 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर उस लिज्जत पापड़ का भी आता है। माननीय उपसभापति महोदय कि जिस तरह से हमने लगातार सहकारिता के क्षेत्र में काम किया है और आज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन विधेयक हम लेकर आए हैं, अच्छा तो ये रहता कि हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो भी इसमें भागीदारी लेते, क्योंकि जिस तरह से सहकारिता आगे बढ़ रहा है, अभी $5 ट्रिलियन की बात जो हुई थी, मैं कह सकता हूं कि हमने 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात तो की है, लेकिन ये $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बिना सहकारिता के पूरी नहीं हो सकती। हम जिस तरह से हम रोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, हम सोचते हैं कि किस तरह से हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की एक लिमिट होती है, लेकिन सहकारिता के माध्यम से हम करोड़ों करोड़ लोगों के लिए काम दे सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस तरह से 48 पहल हमारी की गई हैं और जिस तरह से वो इम्प्लीमेंट जब होंगी तो हम कह सकते हैं कि लगातार उनमें हम बहुत अच्छा काम करेंगे। एक दूसरा विषय, अभी कुछ ही दिनों पहले बजट सत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख पैक्स खोलने के लिए हमको कहा है, और 2 लाख 5 वर्षों में पैक्स खोलना, उन क्षेत्रों में पैक्स कैसे हमारी जो है सभी जगह पहुंचे, सर्वस्पर्शी कैसे बने, समावेशी कैसे बने, तो हम कह सकते हैं सर्वव्यापी बनाने के लिए अब तक लगभग 1,60,000 पंचायत ऐसी थी जहां पर हमारी कोई कोऑपरेटिव मूवमेंट नहीं था। उस कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, पूरा करने के लिए, उसको सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनाने के लिए 2 लाख पैक्स, वो हमारी पैक्स होंगी, हमारी मत्स्य की होंगी, हमारी डेयरी की होंगी, उनको करके हम पूरी तरह से पूरे देश को हम कवर करना चाहते हैं। कोई ग्राम पंचायत ऐसी न छूटे जिसमें हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है उसमें न हो। माननीय उपसभापति महोदय, एक बहुत बड़ी बात अगर मैं नहीं कहूँगा तो अधूरी रह जाएगी। मैं कहूँगा कि अन्न भंडारण योजना, अन्न भंडारण योजना जो हमारी आई है, विश्व की सबसे बड़ी योजना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं। उस अन्न भंडारण योजना में जिस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी देश की 18% पॉपुलेशन पूरे दुनिया की, और 18% पॉपुलेशन को केवल 11% हमारी लैंड है जो एग्रीकल्चर लैंड है। इससे हमारा किसान अपना खून पसीना बहा करके और उसके लिए पूरे देश के नागरिकों का पेटी भरता है और दुनिया की जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन हमारे पास उसके भंडारण के लिए क्षमता नहीं थी। भंडारण को क्षमता केवल 47% थी। उस 47% क्षमता से ही हम अपना भंडारण करते थे। इस कारण से आप देखते होंगे जो किसान पसीने से जो अन्न उत्पाद पैदा करता है, उसके लिए जब भीगता हुआ देखते थे, सड़ता हुआ देखते थे, ये पीड़ा किसी और को नहीं हुई, ये पीड़ा माननीय प्रधानमंत्री मोदी को हुई कि मेरे किसान का पैदा हुआ अन्न किसी तरह से बेकार ना हो, सड़े नहीं, गले नहीं, उसका महत्व समझते हुए अन्न की कीमत, जिस तरह से अभी श्री अन्न के बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, आप जानते हैं, उसी तरह से बढ़ावा जो देने का काम किया है, तब मैं कह सकता हूं उस अन्न भंडारण योजना में हम पैक्स स्तर पर हम लगभग उनको हम अन्न भंडारण का हम गोदाम भी बनाने का काम करेंगे। हम वहाँ पर फल का सब्जी का स्कोप है तो शीतगृह भी माइनस टेम्परेचर का बनाने का काम करेंगे। हम वहाँ पर माइनस टेम्परेचर के साथ साथ उसमें और जो टाइट कंटेनर की बात बनाने की वो भी बनाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ कृषि यंत्र, क्यों वो आधुनिक कृषि करना चाहता है, माने प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि आधुनिक कृषि हो और किसान की पैदावार बढ़े, किसान मजबूत हो, किसान शक्तिशाली हो, लेकिन उसे आधुनिक कृषि करने के लिए उसके पास में आधुनिक यंत्र, कृषि यंत्र नहीं है। इसलिए हम उस गोदाम पर
हम कृषि यंत्र भी खड़ा करने का काम करेंगे, जिससे किसान उस गोदाम से यंत्रों को लेकर जाएगा और अपना काम करके वापस वहां कर देगा। और इतना ही नहीं कि अब तक जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में अन्न की गड़बड़ियां होती थी, हम स्थानीय स्तर पर उसका भंडारण करने का काम करेंगे। और जब इनको वितरण की बात आएगी तो गरीबों के लिए वहीं से निकाल करके अन्न बांटने का काम भी करेंगे। इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है उसको भी बचाने का काम करेंगे। आदरणीय उपसभापति जी, अभी 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय सहकारिता मंत्री जी ने किया है। उनमें हमारी एक ऑर्गेनिक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक हमारी सीड की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है और दूसरी निर्यात की, एक्सपोर्ट की। तब मैं कहना चाहता हूं, आज देश ऑर्गेनिक खाना चाहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्राकृतिक खेती की लगातार बात करते हैं, किसान करना भी चाहता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि 3 वर्षों तक उसकी उपज कम होने के कारण से और उसकी उपज का मूल्य सही नहीं मिलने के कारण से किसान उस प्राकृतिक खेती करने से बचता है। आदरणीय उपसभापति महोदय, क्योंकि मैं स्वयं किसान हूं और मैं केवल नाम के लिए किसान नहीं हूं, मैंने अपने हाथों से हल चलाने से लेकर, खुरपी चलाने से लेकर, फावड़ा चलाने से लेकर, धान की रुपाई करने से लेकर मैंने सारा काम किया है। इसे मैं जानता हूं किसान की कठिनाई क्या क्या होती है, उस कठिनाई को मैं समझता हूं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसकी इनकम कैसे बढ़े, इसके लिए ऑर्गेनिक मल्टी स्टेट सोसाइटी बनाने का काम किया है। उस मल्टी स्टेट सोसाइटी बना करके हम जो आज देश जो हमारा एक स्लैब है इनकम टैक्स पेयर का हो सकता है या ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं, लेकिन विश्वसनीयता का संकट है। विश्वसनीयता कैसे हो कि ये ऑर्गेनिक है? इसके लिए ऑर्गेनिक हमने ये मल्टी स्टेट सोसाइटी बनाने का काम किया है। हम ऑर्गेनिक टेस्ट के लिए हम लैब बनाने का काम भी हम करने जा रहे हैं, जिससे हम टेस्ट उसको करके और हम ऑर्गेनिक हम खिला सकें। और केवल हम देश को ही नहीं, हम दुनिया को ऑर्गेनिक हम खिलाना चाहते हैं। दुनिया क्या खाना चाहती है, इसलिए हम उस तरह से किसान से पैदा कराना चाहते हैं और किसान के लिए सही मूल्य दिलवाना चाहते हैं। इसलिए हमने उसके ऑर्गेनिक मल्टी स्टेट सोसाइटी बनाने का काम किया है, जिससे किसान की इनकम कैसे बढ़े। इसी प्रकार से सीड की समस्याएं बहुत सारी आती हैं, लेकिन मल्टी स्टेट सोसाइटी के माध्यम से हम छोटे छोटे किसानों से उनकी जमीन में हम बीज पैदा कराने का काम करेंगे और बीज के माध्यम से उनके लिए कैसे उसकी पैदावार उसकी बढ़े, ठीक हो, और कैसे उसकी इनकम बढ़े, इसकी हम चिंता करेंगे। और तीसरी सोसाइटी हमारी ऑर्गेनिक निर्यात, एक्सपोर्ट, क्योंकि निर्यात हमारी चीज़ें नहीं होती थी, हम एक्सपोर्ट हम बनाने का काम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट के माध्यम से हम किसान की चीज़ों को हम दुनिया में जो एक्सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि उसकी इनकम बढ़ेगी। तो मैं अपनी विषय को ज़्यादा चर्चा न करते हुए मैं आता हूँ इस बात पर कि मैं जितने काम गिनाऊंगा तो मुझे लगता है कि शाम तक हो जाएगी। इतने सारे काम किए हैं, 48 पहले मैं गिनाऊंगा तो बहुत हो जाएंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे साथी सदस्यों ने बहुत सारी चर्चाएँ कर दी हैं, उनको मैं रिपीट न करते हुए इनसे हमारे फायदे क्या क्या होने वाले हैं। तो मल्टी स्टेट बिल आया, तब मैं कहना चाहता हूं कि धारा 45A से L तक सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना 97वें संविधान संशोधन का इसमें प्रावधान है। ये संशोधन निर्वाचन सुधार लाएगा, जिससे प्रशासन में प्रभावशीलता दक्षता भी आने का काम करेगी। साथ ही साथ संशोधन के बाद केवल सक्रिय सदस्य निर्वाचन के लिए योग्य होंगे। समय पर निर्वाचन प्रक्रियाओं का मानकीकरण होगा। माननीय उपसभापति जी, इसमें साथ ही साथ कोऑपरेटिव गवर्नेंस, सहकारी सोसाइटी में शासन और पारदर्शिता लाने के लिए बोर्ड की संरचना, बैठकों, सदस्यों की सुधार में हम धारा 50 का प्रावधान इसमें किया है। बोर्ड बैठकों के आयोजन में अनुशासन आएगा, जिससे सहकारी समितियों के कार्यक्रम में सुधार आएगा। बैठकों की निरंतरता सुनिश्चित होगी। सीओ की नियुक्ति के लिए मानदंड के प्रावधान 51 के अंतर्गत दिवालिया घोषित व्यक्ति किसी न्यायालय द्वारा दोषित व्यक्ति सीओ बनने के लिए अयोग्य होगा। बैंकों में सीओ की नियुक्ति के लिए आरबीआई द्वारा फिट एंड प्रॉपर मानदंड की तर्ज पर सीओ की नियुक्ति के लिए मानदंड बनाए जाएंगे। माननीय उपसभापति महोदय, कोऑपरेटिव गवर्नेंस के मध्य सदस्यों में अनुशासन की धारा 30 के अंतर्गत कोई निष्कासित सदस्य पुनः प्रवेश से पहले 1 वर्ष की तुलना में अब उसके 3 वर्ष तक वो अयोग्य रहेगा। समता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए धारा 41 के अंतर्गत बोर्ड में महिलाओं के लिए 2 सीट हमने आरक्षित करने का काम किया है। और केवल महिलाओं के लिए नहीं, हमने अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1 सीट का हमने आरक्षित प्रोविजन करने का काम किया है। धारा 41, 97वां संविधान संशोधन करने का इसमें प्रावधान है।
साथ ही महोदय, बोर्ड का सदस्य बनने में योग्यता धारा 43 के अंतर्गत ऐसे सदस्य जिसकी इस अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों के तहत वसूली के बकाया हो या किसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समिति के अवक्रमण का जिम्मेदार निदेशक हो, अब वो व्यक्ति किसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समिति का निदेशक बनने के लिए अयोग्य रहेगा। इसी तरह कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता धारा 49(2)E का भी प्रावधान किया है। इसमें भर्ती नीति के लिए मानकीकरण निर्धारित होंगे, जिससे भर्तियों में भाई भतीजावाद और पक्षपात दूर करने में मदद हमको मिलेगी। अभी हमारे सदस्य महोदय ने कहा था रिलेशनशिप की, तो मैं कहूँगा कि हमने आपकी उसमें चिंता कर ली है और उसमें आपके खंड 15 में सब क्लॉज 6 में स्पष्टीकरण में नातेदार की जो परिभाषा दी गई है, इसमें इसलिए कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, कर्मचारियों की भर्ती में की प्रक्रिया में पारदर्शिता धारा 49(2)E का प्रावधान किया है। इसमें भाई भतीजावाद पक्षपात दूर करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ कार्यकारी समितियों से बेहतर शासन सुनिश्चित धारा 53 बोर्ड द्वारा कार्यकारी समिति या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समिति के उपनियमों के अनुसार समितियों और उपसमितियों का गठन भी करेंगे। ऑडिट एंड एथिक्स समिति का गठन भी इसमें रहेगा। साथ ही साथ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट तथा डिसिप्लिन केंद्रीय पंजीयक द्वारा पैनल से ऑडिटर की नियुक्ति धारा 70(2)(3)A के तहत प्रावधान किया है, जिसमें केंद्रीय पंजीयक द्वारा स्वीकृत पैनल से ऑडिटर की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रीय सहकारी समितियों के ऑडिट रिपोर्ट को संसद में रखा जाएगा। संशोधित प्रावधान से ऑडिट और अकाउंटिंग में अनुशासन पारदर्शिता बढ़ेगी। ऑडिट और अकाउंटिंग के निर्धारित मानक के प्रावधान से पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन धारा 73 में इसका प्रावधान रहेगा। जो जब तक ऐसे मानकों का निर्धारण न हो जाता तब तक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI के मानक ही मानक होंगे। सहकारी बैंकों को RBI के मानकों को अपनाना होगा। इससे ऑडिटिंग में एकरूपता सुनिश्चित होगी, जिससे पारदर्शिता वित्तीय अनुशासन भी होगा सदस्यों को। तो इस तरह से इसमें सारे प्रावधान हमने किए हैं और मैं कहूँगा कि अंत में 2 विषय अपने कहते हुए अपनी बात को पूरा करूँगा। इसमें जो हमारे साथी सांसदों ने सुझाव दिया है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ इस कोऑपरेटिव में टैक्स से संबंधित बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो सहकारिता को बढ़ने में अवरोध पैदा करते थे। तो हमने टैक्स की सभी रियायतों को उनको ठीक करने का काम किया है। हमने रियायतों को या तो टैक्स को खत्म करने का काम किया है या टैक्स को घटाने का काम किया है। तो एक एक चीज़ को बताऊंगा तो शायद विस्तार से आपको देर लगेगी। चीनी मिल का जिस तरह से आपने जिक्र किया चीनी मिलों का, उसमें 10,000 करोड़ तक का सीधा रियायत हमने उसमें देने का काम किया है। इसी तरह से बैंकिंग के क्षेत्र में जो निकासी पर हमको टैक्स देना पड़ता था, उसको या तो हमने खत्म किया है या हमने कम करने का काम किया है। और साथ ही साथ हमने निकासी पर उनकी निकासी की लिमिट भी बढ़ाने का काम किया है। 1 करोड़ से 3 करोड़ किया है और हमने 20,000 से 2 लाख करने का काम किया है। मैं अपनी विस्तार से चर्चा न करता हुआ लगातार जिस तरह से हमने हर क्षेत्र में काम किया है, तब मैं कह सकता हूँ कि मैं अंत में आप सबसे निवेदन करता हुआ इस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन जो हमारा संशोधन बिल है, इससे बहुत बड़े लाभ होने वाले हैं। और सहकारिता को जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, उस दिशा में सहकारिता इसके माध्यम से चलेगी और सहकार से समृद्धि का विजन और साथ ही साथ सहकारिता आंदोलन जमीनी स्तर तक और हम सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाने का जो विचार माननीय प्रधानमंत्री का है, वो पूरा करने का काम करेंगे। अंत में महोदय से मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए।